हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, लास्ट क्लास जो थी सॉल्यूशन की उसमें अपन लोग हेनरी लॉ तक पढ़ चुके थे, और जिसमें हेनरी लॉ ने हमें बताया था प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, यानी कि जो प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बात हमने समझ ली थी कि जो प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का, वो उन पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कितनी उनकी कंसंट्रेशन रही होगी। तो इसके बाद अपन लोग चलते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ पे, तो जिसमें अपन लोग रिलेटिव लोअरिंग वगैरह पढ़ेंगे और प्रेशर्स पढ़ेंगे, दो चीज़ों के, और एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का और एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। तो आइए भाई अपन लोग शुरू करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो दो चीज़ें अपन लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर में। पहली चीज़ तो अपन लोग पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपन लोग पढ़ेंगे। दूसरा अपन लोग पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, जिसमें अपन लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है भाई, तो इन दो चीजों पे अपन लोग बात करेंगे। राउल्ट्स लॉ से अपन लोग होते हुए चलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अपन लोग ये 3-4 चीजें इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों पर से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। ठीक है, जेई में भी, अपने आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, और बोर्ड में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस पॉइंट से बनता है। यहां से न्यूमेरिकल अराइज होता है और यहां से डेफिनेशन अराइज होती है। ठीक है, तो सारा ही सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से अपन लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट ही जो हैं वो लिक्विड लिक्विड हैं। ठीक है, जैसे कि मैं मान लीजिए कोई कंटेनर ले लूं, ये मैंने इस प्रकार का कोई कंटेनर ले लिया, इसमें जो है कोई लिक्विड मैंने जो है फिल कर दिया है, और उस लिक्विड में दो कंपोनेंट में मान लेता हूं, मेरे पास एक कंपोनेंट है ए और मेरे पास दूसरा कंपोनेंट है बी। अब मुद्दा क्या है, ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है और दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ए और बी दोनों लिक्विड हैं, तो ये कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है गाइज, जो इन्हीं जो लिक्विड है इसके जो वेपर्स यहां से निकलने वाले हैं वो इस लिक्विड पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करने वाले हैं, बाहर उनका कितना प्रेशर होने वाला है, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो देखिए, एक बात हेनरी लॉ ने हमें बताई कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन था। अब यहां सीन है बेटा थोड़ा वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर की अपन लोग बात कर रहे हैं। तो मुद्दा ये भी वही है कि यहां पे हमको राउल्ट्स लॉ भी वही बताता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। कैसे, सपोज करिए कि यहां से ए और बी मॉलिक्यूल हैं और वो यहाँ से वेपराइज होते हैं। ठीक है, वेपराइज हमने कराए।
अब जब वो वेपराइज होंगे तो ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो कितना प्रेशर होगा, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर निकलेंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब कितने ज्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सीधी सी बात हो गई भाई कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होगा। प्रेशर एक्सर्ट बाय any particle present in the solution is directly proportional to their mole fraction। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो हमें कंडीशन बताई है, ये एक तो हमें हेनरी लॉ ने बताई है और राउल्ट्स लॉ ने इसे ही थोड़ा सा और बेहतर बताया है कि जो वेपर प्रेशर होगा, प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और उन्होंने ये बताया है कि जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल विच इज इन वेपर फेज इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पार्टिकल प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज एंड मल्टीप्लाई बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट पार्टिकल इनिशियली। और यू कैन से दैट व्हेन दिस पार्टिकल इज प्योर। ठीक है, जब A प्योर रहा होगा तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता होगा। ध्यान से सुने मेरी बात, यहां पर मेरे पास दो पार्टिकल हैं। अगर मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल होता, सपोज करिए एक ही सॉल्यूशन है, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता, तो वो तो भाई पूरा प्रेशर एक्सर्ट करता ना। सपोज करिए वो 100 करता, ठीक है, वो पूरा प्रेशर जो एक्सर्ट करता वो 100 करता, फॉर एग्जांपल 100 वो करने वाला है। लेकिन आपने अब क्या काम किया है कि उसी में एक और पार्टिकल ऐड कर दिया है, तो ए पार्टिकल कम हो जाएगा ना, वो 100% तो नहीं देगा। अब ए का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ए क्या करेगा, वो कम प्रेशर देगा, 100% नहीं देगा। मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूं, सपोज करिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें केवल एक ही कंपोनेंट है, हमारे पास ए कंपोनेंट है। अब क्या करता हूं मैं कि उस ए कंपोनेंट से कुछ प्रेशर निकालता हूं, उसके वेपर का कितना आने वाला है, तो उसके वेपर का 100% आएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन में और कोई पार्टिकल नहीं है, 100% आएगा, पक्की बात। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक और पार्टिकल डाल देता हूं। सपोज करिए मैंने इसमें पार्टिकल डाला बी पार्टिकल डालने से क्या अब टोटल प्रेशर जो ऊपर वेपर का आने वाला है वो 100% ए के द्वारा आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। कब वो ऐसा हो सकता है, जब बी के पार्टिकल वेपर ही कुछ वेपर्स में आए ही ना। वो कब होगा, जब ये नॉन वोलेटाइल होगा। लेकिन अभी मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जो दोनों वोलेटाइल है, तो कुछ बी के भी तो पार्टिकल आएंगे, वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, जो टोटल प्रेशर आएगा वो दोनों का आएगा, यानी कि ए का 100% नहीं आया तो प्रेशर कम हुआ, बिल्कुल हुआ। अब जो प्रेशर आया है वो किसके इक्वल है, तो बेटा वो किसके इक्वल है, जब ए प्योर था जितना तो वो देता था, मल्टीप्लाई बाय जितना उसका मोल फ्रैक्शन है अंदर। मोल फ्रैक्शन तो कम हो जाएगा ना बी के आने से। बी के आने से क्या हुआ, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो गया। पहले कितना था मोल फ्रैक्शन, टोटल 1 था, पूरा था वो, एक ही पार्टिकल था 1 था। अब बी आ गया तो मोल फ्रैक्शन कम हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए का मोल फ्रैक्शन ये हो गया, तो ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा दोनों का, मोल फ्रैक्शन मतलब दोनों की कंसंट्रेशन जितनी होगी, बट गया वो, जितना मोल फ्रैक्शन होगा मल्टीप्लाई बाय जितना वो जब वो प्योर था, तो जितना प्रेशर वो वेपर प्रेशर दे रहा था, तो इतना प्रेशर ए का आएगा। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये बेटा राउल्ट्स लॉ ही है जो मैंने लिखा है, ये मैंने पहले ही लिख दिया है, राउल्ट्स लॉ। इसमें जानना ये जरूरी है क्या क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि पीए जो है ये है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, इसको क्या लिखता हूं मैं, एक्सए को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, बाहर आगे नहीं, कि कभी जब बाहर आए हो ए के पार्टिकल गैस बाहर आई, बी के पार्टिकल गैस बाहर आए, तब आपने दोनों पार्टिकल का मोल फ्रैक्शन निकाला, ना 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 ना, जब नहीं करना वो आपको अंदर ही देखना है। ए के मोल फ्रैक्शन कुछ पार्टिकल्स यहां रहे होंगे, कुछ यहां रहे होंगे, यहां पर जो मोल फ्रैक्शन था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और जो अपना ये है टी नॉट ए, तो ये है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
व्हेन ए इज प्योर, प्योर मतलब जब बी नहीं था तब वो कितना दे सकता था, तो प्योरेस्ट फॉर्म में ये जब उसका प्रेशर रहा होगा, और वेपर प्रेशर कितना आएगा जब उसका कुछ कम हो गया, अदरवाइज कितना आता, ए के बराबर आता जितना ये देता, अगर मान लीजिए उसमें कोई और कंपोनेंट नहीं है तो किसी और कंपोनेंट के ऐड होने की वजह से। तो मेरी बात आपको समझ में आई। तो ये क्या है, अपना वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का है। तो जो ए का प्रेशर आएगा वो इतना आएगा, सिमिलरली जो बी का प्रेशर आने वाला है, मैं इसी प्रकार से बात करता हूं पीबी की। तो जो पीबी आने वाला है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नोट बी आएगा, सीधी सी बात है भैया, इतना ही आने वाला है। ये हमारा जो है पी नोट ए आया है। अब मैं बात करता हूं टोटल प्रेशर कितना आया, टोटल वेपर प्रेशर कितना आया है गैसियस पार्टिकल का। तो मैं यहां पे लिखता हूं गाइज टोटल प्रेशर। तो भैया डाल्टन्स लॉ फॉलो करेंगे, क्योंकि अब आ गई है बात गैसियस पार्टिकल की, वेपर प्रेशर की, वेपर की बात आ गई है, तो अपन लोग डाल्टन्स लॉ फॉलो करेंगे। डाल्टन्स लॉ बेटा क्या कहता है कि दो गैस कितना प्रेशर टोटल लगा सकती हैं, वो कितना होगा। सपोज करिए जो गैस का मिक्सचर है वो दो गैस का है, और दो गैस का टोटल प्रेशर अगर हमको निकालना है तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल उतना होगा जितना उनके इंडिविजुअल का सम होगा। सपोज करिए ये वाली गैस 20 लगाती है प्रेशर, ये वाली गैस भी 20 लगाती है, तो टोटल प्रेशर कितना आया, सीधा स्केलर सम करना है, 20 + 20 40। तो ये कहता है बेटा डाल्टन्स लॉ के द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, पर्टिकुलर गैस, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर कितना होगा जितना वो अलग अलग लगाती हैं उनका सम, ठीक है ना। एक 50 लगाती है, एक 50 लगाती है, तो 100 हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो मैं यहां से अगर मान लीजिए पी टोटल में निकालना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड पी टोटल, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पी नॉट, पी टोटल, ठीक है। बात समझ में आ गई भी। तो इसकी अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पर डालता हूं तो क्या मेरे पास एक और वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी। देखो कैसी वाली आ जाएगी, तो मैं यहां से निकालूं कि पी टोटल अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि देखो सीधी सी बात है बेटा, ये तो हमको सीधा निकाल के देंगे नहीं कि ऊपर आपको वेपर प्रेशर निकाल के दे दिया और पी टोटल पूछ लिया, तो ये तो भैया दूसरी क्लास का सवाल हो गया कि एडिशन का क्वेश्चन आ गया ये तो। लेकिन हमको क्या गिवन हो सकता है कि दो पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, ये हमको गिवन हो सकता है। जब दो पार्टिकल किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुए तो हमको ये गिवन हो गया, या फिर उनकी कंसंट्रेशन हमको बता दी, या उनका हमको प्रेशर हमको बता दिया, वेपर प्रेशर प्योर का। और हमसे क्या पूछ लिया, बताओ जब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन आपस में मिक्स की गई तो टोटल प्रेशर इनके वेपर का कितना आया, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। देखो मैं दोबारा बताता हूं आपको, क्या वो कह सकता है कि आपको एक सॉल्यूशन एक दे दी, उसका वेपर प्रेशर दे दिया कि भैया ये जब प्योर थी जब इसका इतना आता है, और ये वाली जब प्योर थी दूसरी वाली इसका वेपर प्रेशर इतना देता है। तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूं एक पर्टिकुलर रेंज में, वो भी आपको बता दो, यानी कि मोल फ्रैक्शन, तो बताओ जब ये दोनों सॉल्यूशन मिलेंगी तो पी टोटल कितना आएगा, ये वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा होगा। ऐसी क्वेश्चन अभी जेईई मेन 2019 में भी अपीयर हुआ, अभी मैं इसके बाद आपको कराता हूं। तो क्या अपन लोगों को लिखना पड़ेगा कि हमको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, और वो जब प्योर थे जब कितना आया। तो बेटा कितना आ जाएगा, यहां से मैं पी ए पी बी की वैल्यू डाल दूं तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये आ जाएगा। क्यों जी, आएगा या नहीं आएगा, देखो भाई बिल्कुल आ जाएगा ये, ठीक है। अब सपोज करिए आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप अपने आप निकाल लेते हैं। सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ओनली, और बी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो किसी एक का भी पता चल जाए तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन तो आपने पढ़ ही रखा है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू 1, दोनों का, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही तो होता है बेटा,
फ्रैक्शन ही तो होता है कितने में से कितने पार्टिकल ए के हैं और कितने में से कितने पार्टिकल बी के हैं, तो टोटल फ्रैक्शन तो 1 ही आएगा। भाई सपोज करो मैं कहूँ आपसे कि भाई 30% है ए, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया भाई 0.3, ठीक है 0.3 उसका 0.7 बी का हो जाएगा, टोटल 1 आएगा। तो इससे मुझे क्या पता चला, सपोज करिए वी नीड टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको काई कहते हैं, मैं एक्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं कि भाई पी टोटल का मैं एक और फॉर्मूला जो है निकाल सकता हूं कि पी टोटल और वी हम जो है केवल एक्सए में इंटरेस्टेड हैं, तो हम एक्सए के हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सए पी नॉट ए प्लस एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्सए, 1 माइनस एक्सए और पी नॉट बी, ये मेरे पास जो है एक फॉर्मूला अराइज हो गया, ठीक है ना। तो अपन लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से भी चल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब क्या है, चाहे आप इसकी अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना खास फॉर्मूला बनेगा नहीं, डेराइव भी नहीं होगा। तो ये है बेटा राउल्ट्स लॉ और ये था अपना वेपर प्रेशर। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो लिक्विड सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो उनका जो वेपर अराइज होंगे उनका टोटल वेपर प्रेशर कितना वो दे सकते हैं, यानी कि किसी दो कंपोनेंट से मिक्स होने वाली सॉल्यूशन कितना टोटल प्रेशर एक्वायर कर सकती है, ये अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, आराम से बढ़िया टॉपिक है। और आपको देखो यहाँ तक जो है समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो ये जो है यूट्यूब पर अपलोड होगी वीडियो, आप नीचे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं एक एक पॉइंट, ठीक है। तो चलो अब मैं चलता हूँ आगे। मैं अब यहाँ से आपसे बात करूंगा एक्स ए पी नॉट ए और एक्स बी पी नॉट बी से, यहाँ पी टोटल की मैं बात करूंगा, ठीक है। और ये राउल्ट्स लॉ था। राउल्ट्स लॉ मैं आपको एक बार अब करने से पहले और समझा देता हूँ राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट लॉ बेटा ये कहता है कि जो किसी आपने एक बाल्टी में जो है एक सॉल्यूशन रख ली है, उसमें एक ही सॉल्वेंट है, ठीक है, एक ही सॉल्वेंट है, एक ही पानी है जैसे, ठीक है। तो पानी, ये कह रहे हैं कि पानी के जो वेपर आएंगे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेटा, इसके बारे में जो है अपने पास ये राउल्ट्स लॉ है कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये तो है एक की सॉल्यूशन। अब सपोज करिए आपने इसमें एक और सॉल्यूशन डाल दी, कुछ भी आपने इसमें डाल दिया, कुछ भी दूसरी सॉल्यूशन डाल दी, ठीक है, जैसे KMnO4 डाल दिया, कोई भी आपने एक सॉल्यूशन डाल दी। अब ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्सटेंस है ना, हमारा कंपोनेंट या तो ए है या फिर बी है, इंडिविजुअल, वो कितना प्रेशर देगा उसकी बात हो रही है। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि उसका जो वेपर प्रेशर आएगा ना वो उसके इक्वल आएगा, एक तो उसका मोल फ्रैक्शन जितना वो प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट होगा किसका, मोल फ्रैक्शन का, और मल्टीप्लाई बाय जब वो प्योर था तब जो जितना वो वेपर प्रेशर देता था, ठीक है। जब उसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं था तब भी तो उसका वेपर प्रेशर काउंट कर लिया जा सकता है, तो उसका काउंट कर सकते हैं अपन लोग। तो जब उसका अपन लोगों ने काउंट कर लिया होगा जब वो प्योर था, फिर जब उसके अंदर एक और पार्टिकल मिल गया तो उसका कुछ कंसंट्रेशन कम हो गई, तो उस कंसंट्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब जो निकल कर आएगा वो उसका अब आएगा कि वो मिक्सचर में कितना वेपर प्रेशर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था बेटा वो राउल्ट्स लॉ था। अब जो है अपन लोग राउल्ट्स लॉ वाले ग्राफ की बात करते हैं जो कि हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए अब जो है इसका आगे बढ़ाते हैं। तो अपन लोगों ने बेटा अभी तक क्या पढ़ा है कि सर ये जो पी टोटल आया है वो हमारे पास सर एक्स नोट ए एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी या फिर 1 माइनस एक्स ए, ऐसा कह सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, उसी प्रकार से जो है ग्राफ बन जाएगा, या फिर सिंपली इसको एक्स भी लिख लेते हैं। एक्स बी पी नोट बी के हिसाब से ये पी टोटल आया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
इसका जो है एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए, जो कि राउल्ट्स लॉ के ग्राफ के नाम से चर्चित है। ठीक है गाइस, ये जो है बहुत ही सिंपल ग्राफ है। मैं यहां से कुछ जो है इधर की तरफ PA लिखता हूं, प्रेशर ऑफ A, और मैं यहां तक PB लिखता हूं। तो देखो इनकी वैल्यू का अगर मैं ऊपर और नीचे की बात करूं तो इनकी जो वोलेटाइल वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है कि इनकी वोलेटाइलिटी कितनी है। कि अगर यहाँ पर जो है कि B ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर आप A को ज़्यादा वोलेटाइल करते हैं तो उसका प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है दोनों सब्सटेंस में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इसकी वैल्यू कुछ भी है, तो अभी हमने कुछ भी डाली हुई है, प्रेशर को हम इस तरफ से मेज़र कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन को अपन लोग इस तरफ से मेज़र कर रहे हैं। तो ये अपना जो है प्रेशर का ग्राफ है इधर की साइड, और ये अपना मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है इधर की साइड। अब मुद्दा क्या है, मैं इसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो सपोज करिए अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A का पूरा रखता हूँ और मोल फ्रैक्शन B का वो मैं 0 रखता हूँ, यानी कि एट दिस पॉइंट, एट दिस इंसिडेंस ऑफ टाइम, जो मोल फ्रैक्शन A का है वो पूरा है, यानी कि अभी तक हमने इसमें B सॉल्यूशन को ऐड नहीं किया। तो क्या मैं जान सकता हूं कि प्रेशर कितना रहा होगा, A का प्रेशर कितना रहा होगा? तो सर A का प्रेशर तो पूरा रहा होगा, PA यहां पर होगा। तो अब मैं क्या करूं कि इस सॉल्यूशन को इस तरीके से लेके चलूं कि अंत में जाके XA तो मेरे पास 0 आ जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और XB पूरा हो जाए। यानी कि एक समय ऐसा आप करिए कि जब आप ऐड करें तो A उसमें से खत्म होता चला जाए, हालांकि ये खत्म नहीं होगा, फिर भी आपसे मैं ये समझने के लिए कह रहा हूं कि इस पॉइंट पर A प्योर है और इस पॉइंट पर B प्योर है। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं, A को खत्म करते हुए सॉल्यूशन में से हमारे पास एक बीकर है, उसमें शुरू में केवल A है और हम ऐड कर रहे हैं, और जितना हम B ऐड कर रहे हैं उतना ही A हम निकालते जा रहे हैं। यानी कि ऐसे जाते हुए A डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन की वाइज। देखिए यहाँ पर XA 1 है और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A 0 का, यानी खत्म हो गया होगा। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन B का बढ़ रहा है इस तरफ। तो क्या मैं जान सकता हूं A का जब मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो उसके प्रेशर पर क्या बीत रही होगी? तो उसका प्रेशर जो है वो इस तरीके से डिक्रीज हो रहा होगा, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा होगा। थोड़ा सीधा बना देता हूं। ठीक है गाइज, ये जो है इतना सीधा नहीं होना, ये जो है डिक्रीज हो रहा होगा। इसी प्रकार से क्या आप बता सकते हैं कि B के साथ क्या घटना घट रही होगी? B जो है सीधा वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो B हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो P टोटल है वो किस रेंज में कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा? तो सर जो P टोटल है वो आपका PA से लेके PB तक लाई करेगा, यहां से लेके यहां तक जो है लाई करेगा। तो यहां पर अगर मैं लिख भी दूं कि ये जो P नोट है इसकी वैल्यू क्या है, तो ये PA का ग्राफ जो कि किसके इक्वल है, X से P नोट A के, और ये वाला जो ग्राफ है ये PB का ग्राफ है जो कि किसके इक्वल है, XB P नोट B के, और ये वाला जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये P टोटल का ग्राफ है जो कि इसके इक्वल है PA प्लस PB के। क्लियर है? तो बेटे ये ग्राफ है अपना राउल्ट्स लॉ का। अब क्या होता है बेटा, जब अपन लोग के आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। आइडियल सॉल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? आइडियल सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होती हैं विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ ओबे करें, यानी कि उनका ग्राफ ये बनेगा, उनका ग्राफ ये बनेगा, सिंपल यही ग्राफ बनेगा। एक आती है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल का मतलब क्या होता है बेटा, आदर्श सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श सॉल्यूशन यानी कि उसमें हम बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं।
आइडियल सॉल्यूशन में, जैसे एंथैल्पी चेंज जो आया छोटा मोटा पार्टिकल की वजह से, या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो हम कंटेनर के वॉल्यूम को मद्देनजर रखते हैं, हम पार्टिकल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे अपन लोग आइडियल गैस और रियल गैस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक है अपनी आइडियल सॉल्यूशन जिसमें अपन लोग छोटी मोटी बातें नेग्लेक्ट करेंगे, एंथैल्पी का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, और एक होती है अपनी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें अपन लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास जब एंथैल्पी और वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें अपने सामने आती हैं, या तो प्रेशर बढ़ जाता है या फिर प्रेशर घट जाता है, वॉल्यूम और एक बात और, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होती है बेटा, उसमें या तो ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कुछ इससे ज्यादा आएगा, तो उसको अपन लोग कहते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और जब ये ग्राफ प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है तो इसका प्रेशर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, उससे प्रेशर कम हो जाता है, तो इसे अपन लोग कहते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल, अपन लोग जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं उसमें अपन लोगों को बेटा दो चीज देखने को मिलेंगी, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, जो डिपेंड करती हैं पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच। तो अब मैं आपको जो है दो चीजें और बता देता हूं, ठीक है भाई। इसको मैं रब करता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में अपन लोग अब जो है बात करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं गाइस पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन, तो सपोज करिए आपने एक सॉल्यूशन बनाई है जिसके अंदर कंपोनेंट दो हैं, ए एंड बी आर द कंपोनेंट इन दैट सॉल्यूशन। अब देखिए, या तो ए सोल्यूट होगा या बी सोल्यूट होगा, कोई भी आप मान लीजिए। अब देखो ऐसा होगा बच्चों कि ए को जब बी ये मॉलिक्यूल है बी, आप ठीक है, तो ये जो है ए और बी बनाने वाले हैं, ए और बी ये बनाने वाले हैं। अब क्या होगा कि आपको जो है प्रेशर निकालना है कि एक्सर्टेड प्रेशर जो है वो कितना है, ऊपर जो वेपर प्रेशर आने वाला है। तो एक तो वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आता। अब सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बी की जो है ज्यादा है ए बी से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन ए बी फोर्स। यानी कि आप दो पार्टिकल की सॉल्यूशन बनाते हैं ए और बी की, लेकिन ए और बी आपस में कंबाइन होने से मना कर देते हैं, क्योंकि ए को नहीं छोड़ पा रहा है और बी को नहीं छोड़ पा रहा है। तो वो कैसे छोड़ेंगे जब ए और बी के बीच में ज्यादा, भाई ए आपस में ज्यादा प्यार करते हैं, बी आपस में ज्यादा कर रहे हैं, तो ए और बी का तो संगम हो ही नहीं पाएगा ना, ए और बी आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। ए और बी कब मिलेंगे? जब ए और बी के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। समझ रहे हैं? तो दो केस बन सकते हैं वाल को, या तो ए और बी की फोर्स ज्यादा हो तो वो टूटेंगे नहीं, ए बनकर रहेगा, बी बनकर रहेगा, ठीक है। और या फिर केस ये हो जाए कि ए के बीच की कम हो ताकि ए और बी आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स कर लें, बना लें। तो मैं पहला केस लेता हूं जिसमें ए और बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तो ऐसे केस में बेटा क्या होगा, ये जो अपन लोग अब डिस्कस कर रहे हैं ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपन लोग कर रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप ये माने
कि इनमें से एक पार्टिकल जो है वो ऊपर नहीं आने वाला। ठीक है, मैं यहां पर क्या काम करता हूं, एक आप कंटेनर में मैं कुछ जो है बी पार्टिकल डाल देता हूं। ठीक है, ये येलो कलर से जो मेरे पार्टिकल हैं वो मेरे कुछ पार्टिकल हैं और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, ये जो है इसको मैं कहता हूं वोलेटाइल सॉल्वेंट। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक ए पार्टिकल डालता हूं, ऐड करता हूं ए पार्टिकल। ये है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब देखिए, जब आपने ए पार्टिकल नहीं डाला था तो कुछ जो है प्रेशर एक्सर्ट किया जाता था, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। लेकिन जब आपने ए पार्टिकल इसमें डाल दिया तो क्या अब इसमें दो काम हो सकते हैं कि या तो ए पार्टिकल बी पार्टिकल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले और बी पार्टिकल को एस्केप आउट होने से रोक दे, या फिर क्या हो सकता है, ए पार्टिकल बी पार्टिकल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बनाए और दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो और जो वेब प्रेशर है वो पहले से ज्यादा हो जाए। तो मैं दोनों केस की अगर मैं एक साथ बात करूं, एक तो हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन और एक हुआ हमारा पॉजिटिव डेविएशन। तो ध्यान से सुनना भाई, तो दोनों एक साथ समझाता हूं मैं आपको। नेगेटिव वाला पहले समझाता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर पॉजिटिव का आप अपने आप ही अंदाजा लगा लेंगे। सपोज करिए आपका बी जो है वो पहले प्रेशर देता था 100, अब ये नॉन वोलेटाइल है, या फिर आप इसको वोलेटाइल ले लें, कैसे भी समझ लें। अब इसमें मैंने ए डाला है तो क्या करते हैं, चलिए वोलेटाइल ले लेते हैं, वोलेटाइल लेके समझ लेते हैं। अब क्या करा है मैंने, इसमें ए डाला है और बी पार्टिकल पहले 100 एस्केप आउट होते थे पूरे, लेकिन ए जब हमने डाला तो सपोज करिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, ए और बी के बीच में लगने वाली फोर्स कम होती है ए और बी से। ठीक है, जैसे वाटर में आपने अल्कोहल डाल दिया, इथाइल अल्कोहल, तो वाटर जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या फिर इथाइल अल्कोहल के साथ जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है उससे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इथाइल अल्कोहल की और वाटर की। ठीक है, तो तुरंत वो जो है आपस में उन दोनों की फोर्स ज़्यादा लगेगी। ये वाटर, ये अल्कोहल और ये वाटर अल्कोहल, तो वाटर अल्कोहल के बीच की फोर्स ज़्यादा है, वो तुरंत मिल जाएंगे। अब सपोज करिए पानी वेपराइज हो रहा था, पानी ऊपर वेपर हो रहा था पूरा, वो तो वेपराइज हो रहा था, मैंने क्या काम करा, अल्कोहल उसमें डाल दिया। जब इथाइल अल्कोहल मैंने उसमें डाला तो उसने कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स को ग्रैब कर लिया और रोक लिया कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तो क्या अब प्रेशर जितना पहले पानी देता अब उतना देगा? नहीं देगा। तो ये क्या हुआ कि प्रेशर जो आएगा वो आपका पहले से कम आएगा। तो इसे अपन लोग क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव डेविएशन। यानी कि क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि इस केस में जो आपका ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा जो बनने वाला था, ये जो आपका ग्राफ बनने वाला था, तो क्या वो इस केस में ऐसा बनेगा? क्या इस केस में वो ऐसा बनेगा? जी हां, इतना प्रेशर आने वाला था लेकिन हमने क्या करा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंट कर लिया, तो क्या हुआ, प्रेशर पहले से कम हो गया। तो इसे कहते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन। इसी प्रकार से जब इन दोनों के बीच की फोर्स ज्यादा होगी तब क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल सब ऊपर आएंगे और वो क्या काम करेंगे बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो अपन लोगों ने पढ़ी उसमें अपन लोगों ने बेटा दो केस देखे। एक तो अपन लोगों ने देखा कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी पार्टिकल की ज्यादा होती है तो ए पार्टिकल बी पार्टिकल को आके रोक लेता है और उसे ऊपर नहीं जाने देता, तो जितना प्रेशर पहले आ जाता उतना नहीं आता, उससे कम आता है, तो इसे कहते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन। और एक जब दोनों पार्टिकल के बीच की फोर्स
ज़्यादा होती है और वो ए बी फॉर्म नहीं करते हैं, तो दोनों के बीच के अलग अलग फोर्स है, तो वो इंडिविजुअली एस्केप आउट हो जाते हैं और तब जो आता है वो प्रेशर ज़्यादा आता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसे अपन लोग कहते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ये कैसी होने वाली है। तो ये था गाइज अपना जो है प्रेशर का जो फॉर्मूला। इसके बाद अपन लोग एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद चलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। तो देखिए भाई, जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया, जो चीज़ हमने पढ़ी है उसी के ऊपर है। क्वेश्चन है लिक्विड ए एंड बी form an ideal solution in the entire composition. Entire composition range at 350 Kelvin. The vapor pressure of pure A and pure B are 7 into 10 to the power 3 Pascal and 12 into 10 to the power 3 Pascal respectively. The composition of vapor pressure in equilibrium with a solution containing 40 mole % of A at this temperature। ये क्वेश्चन था गाइस। तो देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हालांकि बहुत बढ़िया है, जो अपन लोगों ने पढ़ा है देखो वही है। लिक्विड ए एंड बी एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से समझ लिया जाए कि लिक्विड ए एंड बी एक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है इनकी एक सॉल्यूशन है, लिक्विड ए एंड बी एक सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है एंटायर कंपोजिशन तक। तो वेपर प्रेशर जो प्योर ए का और प्योर बी का दिया हुआ है वो हमको गिवन है, समझ रहे हो मेरी बात। प्योर ए, जब यहां पर केवल ए रहा होगा या फिर यहां पर केवल बी रहा होगा, प्योर ए, ठीक है। अच्छा, ये हमको गिवन है। तो कह रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, यू नो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की कंपोजिशन, इनके वेपर प्रेशर की, यानी कि जब ये वेपर में बने होंगे तो इन वेपर प्रेशर की कंपोजिशन बतानी है इन इक्विलिब्रियम विद ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट दिस, यानी कि उस वेपर प्रेशर की कंपोजिशन बतानी है जो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है जिस सॉल्यूशन में ए के मोल % 40 है। समझ गए मेरी बात। यानी कि एक सॉल्यूशन मान ली जिसमें ए 40% है
और बी जो है आपका 60% है। अगर वो ए और बी मिलकर बनाते हैं उस सॉल्यूशन को तो उसके वेपर प्रेशर की कंपोजिशन क्या होगी। तो गाइस क्या आपको याद आ रहा है कि अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है क्या कहें मैं पी ए, ये मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इनटू पी ए व्हेन इट वाज प्योर। तो व्हेन इट वाज प्योर भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूँ गाइस, पी ए। लेकिन मैं तो वेपर प्रेशर निकालूंगा, मुझसे पूछिए कंपोजिशन, तो मुझसे पूछा है मोल फ्रैक्शन, मुझसे पूछा है मोल फ्रैक्शन, जो कि बेटा किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भाई किसके इक्वल होता है, तुम्हारा पी ए अपॉन पी टोटल, यही होता है भाई, पी ए अपॉन पी टोटल। याद आया कुछ कि वेपर प्रेशर वाला जो अपन लोगों ने गैसेस स्टेट में पढ़ा था कि द इंडिविजुअल वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इनटू पी टोटल। भाई यही तो था कि जो गैस है, सपोज करिए आपके पास दो गैस हैं, उनका मिक्सचर है, तो वो कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यही तो था। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमको ए का निकालना है तो पी ए अपॉन पी टी हो जाएगा, और बी का निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटे, पी बी अपॉन पी टी। ये गैसियस के लिए एप्लीकेबल था, याद हो तो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्स ए कितना है भाई, सो एक्स ए तो हमें निकालना है, गैसियस फॉर्म में है ये वाला मत मान लेना, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये मैं गैसियस का निकाल रहा हूं। तो पी ए कितना हो जाएगा, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन एक्स ए पी नॉट ए, और पी टोटल कितना हो जाएगा, लिक्विड मोल फ्रैक्शन पी एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। तो क्या पी नॉट बी की वैल्यू पता है, ये रही, पी नॉट ए की वो रही, पी नॉट बी की ये रही, और क्या पता है हमको, एक्स ए कितना है 40% यानी कि 0.4, और एक्स बी कितना है 60% 0.6, और वैल्यू डाल के आप निकाल लेंगे वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन की कंपोजिशन। समझ में आया नहीं आया। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो अराइज होते हैं, कितना बढ़िया सवाल था। तो यहाँ पर देखो दो तरीके के मोल फ्रैक्शन आप पढ़ सकते हो। पहला मोल फ्रैक्शन आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं ए और बी। भाई मेरी बात आप समझिए, आपने कंटेनर लिया है ए और बी, समझ रहे हो, एक कंटेनर लिया, उसमें सॉल्यूशन डालिए ए और बी, तो दोनों की कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है या नहीं, या 50-50% ही डालोगे तो मोल फ्रैक्शन 50-50 हो जाएगा, सीधी सी बात है, समझ रहे हो नहीं। तो यहाँ पर कुछ मोल फ्रैक्शन रहा होगा और उसके बाद ये वेपर बने होंगे, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग भी तो हो सकता है, दोनों के वेपर कम ज़्यादा भी तो आ सकते हैं, सेम उसमें टाइम में कम ज़्यादा आ सकते हैं, तो ऊपर जाके इनका मोल फ्रैक्शन कम ज़्यादा भी तो हो सकता है, कंपोजिशन कम ज़्यादा। तो दो तरीके के मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पढ़ेंगे ना, एक तो वेपर में और एक लिक्विड में। तो लिक्विड वाला हमको दे रखा है 40% और हमसे वेपर का पूछा है कंपोजिशन, तो वेपर की हम बता रहे हैं। देखो वेपर की यहाँ से हमने बता दी, कैसे वेपर का हमने कैसे बताया, वो क्या कहता था कि मोल फ्रैक्शन जो ए होगा ना किसी गैस का, वो उसके इंडिविजुअल प्रेशर का और टोटल प्रेशर का रेशियो होगा। या फिर गैसियस के लिए था, ये गैसियस के लिए क्या था कि इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है मिक्सचर में, वो किसके इक्वल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के और इनटू पी टोटल के। तो पी टोटल ऊपर ले जाओ तो इंडिविजुअल प्रेशर आ जाएगा। तो ये अपन लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई में अराइज होते हैं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है भाई।